Hello viewers, welcome back to another adventurous and a very special episode of Mad Venture। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, इस इदारे ने पाकिस्तान के लिए बहुत सी सर्विसेज फराहम की हैं और ना ही सिर्फ सर्विसेज बल्कि बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर्स के अंदर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, रेस्क्यू 1122 इज़ एन एमरजेंसी सर्विसेज सेंटर जो कि हर तरह की एमरजेंसी को केटर करता है। ये स्टार्ट तो एज एन एम्बुलेंस सर्विस हुआ था, लेकिन नाउ इट प्रोवाइड्स मच मोर देन जस्ट एन एम्बुलेंस सर्विस। फ्रॉम फायर फाइटर्स टू हेल्थ केयर एमरजेंसीज, हर चीज़ को डील करते हैं। एक ऐसा इदारा है जिस पर एज अ पाकिस्तानी हमें बहुत फ़ख्र है। तो आज हम आप लोगों के साथ वो सब कुछ शेयर करेंगे जो रेस्क्यू 1122 की ट्रेनिंग में होता है और क्यों हमें फ़ख्र होना चाहिए इनके ऊपर, और जो सारी कुर्बानियाँ रेस्क्यू 1122 की टीम ने आज तक दी हैं, क्यों वो कुर्बानियाँ वर नॉट विदाउट एनी कॉज। So ladies and gentlemen, let's discover the training, the planning, the hard work and the sacrifices of Rescue 1122. I'm Ahmad Mir and this is Mad Venture. रेस्क्यू 1122 की मेजरली जो ट्रेनिंग होती है वो बड़ी फिजिकल इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है। अपार्ट फ्रॉम द साइंस इन्वॉल्व, वो चीज़ें स्पेशली जहाँ पर फायर फाइटिंग इन्वॉल्व होती है उसके अंदर काफ़ी फिजिकल इंटेंसिव ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है। और जहाँ पर फिजिकल इंटेंसिव ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, विच मीन्स कि आपने अपनी सराउंडिंग के साथ साथ अपनी सेफ्टी का भी ख्याल करना है। और आई थिंक सबसे पहला स्टेप जो अपनी सेफ्टी के अंदर इन्वॉल्व होता है वो है कि आप एक प्रॉपर गियर पहने जो कि आपको किसी तरह के भी हैज़र्ड, स्पेशली फायर फाइटिंग के अंदर जो मौजूद होते हैं, फ्लेम या फायर से रिलेटेड, उनसे आपको बचाए। तो आइए अपना पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स दी फायर फाइटिंग ट्रेनिंग। ऑलराइट, सो दिस इज द सूट। ये ट्राउज़र है जो हमें पहनना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये फ्रंट साइड है। ऑलराइट, इसको अभी अनहुक कर दूँ। अच्छा जी, सो जो हमारा प्रोटेक्टिव सूट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। फर्स्ट वोर दी ट्राउज़र, अब मैंने जैकेट पहनी है, उसके नीचे मैंने एक प्रोटेक्टिव लेयर पहनी है जो कि मेरी नेक, बालों को और कुछ हिस्सा मेरे सर का जो है उसको कवर करेगी। बेसिकली जब भी इमरजेंसी कॉल आती है तो जो रिस्पॉन्स टाइम होता है दैट इज़ प्रिसाइजली 2 मिनट्स, जिसमें आपने रेडी भी होना है एंड देन यू हैव टू बी इन योर व्हीकल एंड रेडी फॉर डिपार्चर। So obviously it's taking me slightly longer, but we are almost there. तो लास्ट चीज़ जो मेरे प्रोटेक्टिव गियर की रह चुकी है वो है ये सेफ्टी हेलमेट। एंड इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम द हेलमेट जो एक और चीज़ एडिशनल है वो है LED लाइट, क्योंकि ऑब्वियसली जब किसी ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ पर अंधेरा है, लाइट नहीं है, कोई ऐसा हैज़र्ड है जहाँ पर ऑब्वियसली किसी ऐसी बिल्डिंग में आप एंटर कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पर फायर होती है, देयर इज़ लॉट ऑफ स्मोक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी, सो दिस विल कम इन रियली हैंडी। इसके पीछे बैटरी भी मौजूद है फॉर बैकअप। सो जस्ट गोना वेयर दिस। एंड वी आर ऑल सेट, लेट्स डू दिस। Last of my safety precautions are complete. Gloves पहन ली हैं, प्रोटेक्टिव गियर पहन लिए, हेलमेट इज़ ऑन। अच्छा जी, तो इस वक्त हम जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, मेरे पीछे जो आप लोग देख सकते हैं, ये
फायर इमरजेंसी की जो रिस्पांस टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। और फायर इमरजेंसी में एक आपका जो है वो एम्बुलेंस मौजूद होती है, उसके साथ आपके एक रेस्क्यू व्हीकल मौजूद होता है और फिर साथ 2 हमारे जो है वो फायर व्हीकल्स मौजूद होते हैं। एंड ये टीम कंप्लीट होती है, जितने भी जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो सारे एक लाइन में यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो एवरेज रिस्पांस टाइम है टीम का वो है 7 मिनट्स। और रिस्पांस टाइम से मेरा मतलब है कि यहाँ से तैयार होकर और डिस्पैच होकर एवरेज 7 मिनट्स के अंदर जो टीम है वो इंसिडेंट तक पहुँच जाती है। और इसके अंदर जो डिस्पैच टाइम है, जिसमें यहाँ तक टीम ने जिस तरह यहाँ पर खड़ी है मौजूद है अपने अपने रिस्पेक्टिव व्हीकल्स के आगे, वो इनका 2 मिनट्स है, जिसके अंदर उनको रेडी होना है, प्रोटेक्टिव गियर पहनना है और यहाँ पर मौजूद हो जाना है इन वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर अपने अपने रिस्पेक्टिव व्हीकल के सामने। एंड अंडर 7 मिनट्स, एवरेज जो 7 मिनट्स टाइम है उसके अंदर उनको इंसिडेंट पर पहुंच जाना है। दिस टेक्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन। तो यहीं से आप देख सकते हैं कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप कितना कुछ, कितनी प्लानिंग, कितनी प्रैक्टिस, कितना हार्ड वर्क इन्वॉल्व है। Incident Commander, carry on. Incident Commander, we have just received a call that fire is erupted on the 8th floor of Emergency Services Academy. आप अपनी टीम के साथ रिस्पॉन्ड करें और मोस्ट प्रोबेबली अंदर विक्टिम मौजूद हैं। ओके सर, आप परेशान ना हो, हम जल्द से जल्द वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। रॉजर। कॉल हैज़ बीन रिसीव्ड, वक्त कम है, वी ऑल रेडी, लेट्स गो। ओके रेस्क्यू, हमें एक एमरजेंसी मसूल हुई है जिसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पे आग लगी हुई है, हमें वहाँ पर वक्त पहुँच के उनको बचाना पड़ेगा। इसलिए जल्द से जल्द अपना सामान पूरा करो, गाड़ियों में बैठे ताकि हम वहाँ पर जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स कर सकें। ओके, लेट्स डू दैट। तो हम इंसिडेंट के ऊपर पहुंच चुके हैं और आपने देखा कि किस तरह से गाड़ियां जो हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनको पार्क किया गया है। फायर टीम की रेस्क्यू व्हीकल और जो एम्बुलेंस व्हीकल है, हर चीज़, इस सब चीज़ के पीछे प्लानिंग है। ऐसे नहीं कि जहां पर जगह मिली और इन्होंने अपने व्हीकल्स को पार्क कर दिया। हर चीज़ के पीछे प्लानिंग है कि इंसिडेंट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कहाँ से इवैक्यूएशन करनी है, अगर हवा चल रही है और आग लगी हुई है तो उस हवा की वजह से आग का रुख किस तरफ है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको प्लानिंग के अंदर लेना होता है। और ये सब चीज़ें जो हैं बड़े एक शॉर्ट टाइम के अंदर जो है वो असेस करके, एवेल्युएट करके, प्लान करके और फिर एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। सो टीम्स इस वक्त डिसमाउंट हो रही हैं अपने व्हीकल से और हम इंसिडेंट कमांडर के साथ जो एरिया है, जो इंसिडेंट एरिया, उसको असेस करने जा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इंसिडेंट कमांडर और जो उनकी टीम है वो किस तरह से स्प्रेड आउट करते हैं जो इंसिडेंट एरिया है उसको असेस करने के लिए। तो इस सब में उनको देखना पड़ता है कि कौन से उनके पास एस्केप रूट्स हैं, कहाँ पर लैडर्स लग सकती हैं, कहाँ पर उन्होंने जो अपना फायर सिस्टम है उसको सेटअप करना है और जहाँ पर विक्टिम मौजूद है कैसे वहाँ से उसको इवैक्यूएट किया जा सकता है।
ओके टीम, हमने ये सर्च किया है कि हमारी हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर कुछ लोग वहाँ पे ट्रैप्ड हैं, हमने उनको रेस्क्यू करना है। वहाँ पे आग भी लगी हुई है, तो सबसे पहले हमें एंट्री के लिए फोर्सेबल एंट्री करनी पड़ेगी। तो फोर्सेबल एंट्री के लिए सामान निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम अप्रोच करेंगे, वहाँ पर फायर फाइटिंग करेंगे, लोगों को सर्च करके निकालेंगे। ठीक है, सब रेडी हैं? यस सर। ओके, सेक्टर कमांडर 3 आप उनको बाहर निकालेंगे सर्च करके, और सेक्टर कमांडर 1 आप वहाँ पर अप्रोच करेंगे, और सेक्टर कमांडर 2 आप वहाँ पर फोर्सेबल एंट्री करेंगे। डन? ओके, पार्टी गेट टू वर्क, सामान निकालें अपना। लेट्स गो। सो टीम जो है वो 4 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर दी है। सबसे पहले जो है वो एरिया को कॉर्डन ऑफ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टीम है, जो हमारा इंसिडेंट एरिया है, उसको कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं। सो यहाँ से वो कॉर्डन ऑफ करेंगे ताकि जो इर्द गिर्द सिक्योरिटी है और अपनी भी जो सिक्योरिटी है, उसको जो प्रेमिसेस हैं उसको सिक्योर कर लें, ताकि एक्सटर्नली कोई और मज़ीद चीज़ जो है वो हमारे इस एमरजेंसी इवैक्यूएशन को जो है वो उसमें कोई हर्डल ना पेश आए जिसकी वजह से। ऑलराइट, सो कॉर्डन ऑफ हो गया। लैडर जो है सिक्योर कर रही है क्योंकि इन लोगों ने फोर्सेबल एंट्री करनी है। सो अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ये सेकंड सेक्टर है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट कम्युनिकेशन जो है वो वॉकी टॉकीज़ के थ्रू, इन रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के थ्रू कॉन्स्टेंटली हो रही है, बिकॉज कम्युनिकेशन के बगैर जो इफेक्टिवनेस है इस काम की वो बहुत कम हो जाएगी। सो दिस इज़ वन थिंग जिसके ऊपर जो ये टीम है वो वेल प्रिपेयर्ड है कि किस तरह एट ऑल टाइम्स दे हैव टू बी इन प्रॉपर कम्युनिकेशन, ताकि कोई स्टेप डिले ना हो जाए या कोई स्टेप मिस ना हो जाए। जो इंसिडेंट कमांडर है उन्होंने हमें हमारा जो सिनेरियो है वो एक्सप्लेन किया है। राइट नाउ जो हमारी इंसिडेंट एरिया है, जो बिल्डिंग है, वो 10 स्टोरी बिल्डिंग है। जो 8th स्टोरी है, 8th फ्लोर है, उसके ऊपर आग लगी है। ऑलराइट, एंड हमारी जो एंट्री पॉइंट है वो हमने लैडर से जाकर इस्टेब्लिश कर लिया है कि फर्स्ट फ्लोर के थ्रू है। वहाँ पर हमने उस एरिया को असेस किया कि क्या थ्रू लैडर हम फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस कर सकते हैं। वंस द एक्सेस इज़ क्लियर्ड, वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ से जो हमारा अगला सर्विस जो नुमाइंदा है वो वहाँ से जाके नीचे ग्राउंड फ्लोर तक का एरिया असेस और क्लियर करेंगे, ताकि जो बाकी टीम है वो ईजिली, मोर इफेक्टिवली और मोर स्विफ्टली ग्राउंड फ्लोर के थ्रू एंटर होके तो फिर ईजिली अपने अपने रिस्पेक्टिव काम के लिए स्प्रेड आउट हो जाए। ऑलराइट, सो मेरे इस वक्त पीछे आप लोग देख सकते हैं जो इंसिडेंट बिल्डिंग है वहाँ पर हम मौजूद हैं। मेरे पीछे लैडर हैज़ बीन सेट अप। अब मैं ऊपर जाऊँगा, इनके साथ उनको असिस्ट करूँगा एरिया क्लियर कराने में। हम देखेंगे वहाँ से कौन सा ऐसा रास्ता है जो ग्राउंड फ्लोर तक लीड करेगा, और फिर हम ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे जो हैं वो क्लियर करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम। चूँकि जहाँ इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा है वो इंसिडेंट की वजह से बंद था। सो लैडर की मदद से और सारा कुछ असेस करके हम फाइनली फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पहुँचे हैं। मज़ीद असेसमेंट के बाद हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे और वहाँ पर जाके क्लेम्स देंगे कि क्या दरवाज़ा खुल सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम टू एंटर। Heading towards the ground floor area in order to check कि डोर ओपन है या नहीं। All right, managed to open the door. The entry point is now clear for the rest of the team to enter. ये इंसिडेंट
एक्शन प्लान है विच कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रायोरिटीज़, टेक्टिकल प्लान्स, हैज़र्ड्स एंड रिसोर्सेज। पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटीज़ नज़र आ रही हैं। इसके अंदर इंसिडेंट कमांडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये चीज़ डिसाइड करता है कि सबसे पहले इस इंसिडेंट पे क्या करना है। इट्स अ फोर्सेबल एंट्री, सो आवर टीम हैज़ टू मेक अ फोर्सेबल एंट्री, देन दे हैव टू डू फायर फाइटिंग एंड द लास्ट वन इज़ रेस्क्यू ऑपरेशन। सेकंड वन इज़ टैक्टिकल प्लान। इस टाइम पे जो हमारी टीम यहाँ पे डिप्लॉय है वो यहाँ पे ऑफेंसिव मोड में फायर फाइटिंग कर रही है। द लास्ट वन इज़ रिसोर्सेज। थ्रू आउट इस इंसिडेंट ग्राउंड के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हैं, आइदर इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज और इट्स मटेरियल रिसोर्सेज, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है आपके सामने। जैसे व्हीकल्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, रेस्क्यूअर्स डिप्लॉयड हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस इंसिडेंट एक्शन प्लान के ऊपर मौजूद मिल जाती है। अब्दुल हई साहब, मुझे ये बताएं कि जो ऑफेंसिव टेक्टिकल प्लान है, क्योंकि जी, ये जी। शायद कुछ लोगों को समझ ना आ सके या कंफ्यूजिंग जी। लगे, तो इसको थोड़ा सा अगर आप इलेबोरेट करें कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। टीम आपके सामने यहाँ पे पहुँची और पहुँचने के बाद उन्होंने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। राइट। तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को कॉर्डन ऑफ के अंदर डिप्लॉय करेंगे तो हम उसे ऑफेंसिव मोड कहते हैं, Okay. जिसके अंदर हमारे फायर फाइटर्स और हमारी व्हीकल सारे कॉर्डन ऑफ के अंदर डिप्लॉय किए जाते हैं, उसे हम ऑफेंसिव मोड कहते हैं। जहाँ पे अगर कोई इंसानी जान अंदर मौजूद है जिसे बचाना हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, Right. तो हम उस टाइम पे ऑफेंसिव मोड को ही यूज़ प्रायोरिटी करते देते हैं। हैं। ज़बरदस्त। और हम देख सकते हैं कि जिस तरह कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि एक एक चीज़ जो है वो प्लान की जाती है, बट मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जी। प्लानिंग तो होती है, बट अक्सर ये भी कहा जाता है कि प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए द मोमेंट यू एंटर द फील्ड Yeah. तो काफ़ी चीज़ें इम्प्रोवाइज भी करनी पड़ती हैं। तो Exactly. इम्प्रोवाइजेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जो फायर और रेस्क्यू का प्रोफेशन है। राइट। हम यहाँ पे मोस्टली चीज़ें सम टाइम ये है कि रिसोर्सेज को हमें इम्प्रोवाइज़ करके चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। आपके सामने अभी यहाँ पे फर्दर जब ये मूव करेंगे तो आपको रोप रेस्क्यू टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, जिसके अंदर डिफरेंट वेज Very हैं। nice. अगर आपके पास बॉडी हार्नेस नहीं है तो आप रोप के थ्रू इम्प्रोवाइज्ड वे में Right. हार्नेस पहना के विक्टिम को आप एक्सट्रिकेट कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट हमारे पास जो टूल इक्विपमेंट एसेसरीज मौजूद हैं उन्हें हम इम्प्रोवाइज्ड वे में यूज़ करके यहाँ पे अपना जो हमारा पर्पस उसे अचीव कर सकते हैं। राइट। ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर बिल्कुल आपका नो है कि अगर इम्प्रोवाइजेशन भी हो तो ये चीज़ किसी भी सूरत में नहीं करनी? कोई ऐसी चीज़ है? पर्सनल सेफ्टी Right. इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ताकि अपनी सेफ्टी होगी। पे एग्जैक्टली सेफ्टी पे किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। कोई इस तरह की सिचुएशन है जिस पे आपको फील हो रहा है कि आपकी पर्सनल सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो इंसिडेंट कमांडर वहाँ पे मौजूद है। इंसिडेंट कमांडर वहाँ पे उस चीज़ को असेस करके रिस्क वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस को कंसीडर करता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि व्हाट यू हैव टू डू फर्दर। और ये वो सारी चीज़ें हैं इम्प्रोवाइजेशन और जो प्लान है इन ऑर्डर टू सेव समवन एल्सेस लाइफ एंड हाउ टू कीप योर सेफ्टी इंटैक्ट एज वेल। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चंद लम्हों में, सेकंड्स या मिनट्स के अंदर सारी असेस करके, प्लान करके, कम्युनिकेट करके एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं। सो मेरा ख्याल है मज़ीद इसके ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं है या इसके ऊपर ज़ोर डालने की ज़रूरत नहीं है कि किस कदर मेहनत, हार्डवर्क और एक रिस्क इन्वॉल्व है इस सब काम के लिए इन ऑर्डर टू सेव आवर लाइफ, इन ऑर्डर टू मेक अस feel safe, and that is something as a Pakistani we all should be proud of. Let's move forward. तो हमारे नेक्स्ट स्टेप के अंदर दो काम पैरेलल होंगे। सबसे पहले हम होस को निकालेंगे, हाइड्रेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और हाइड्रेंट को होस के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जो कि देन अगेन हमारा जो फायर व्हीकल है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ SCBA पहना जाएगा, बाकी लड़के उसको पहनेंगे, जो कि उनकी एक और सेफ्टी प्रिकॉशन है। ये आप देख सकते हैं होस को वाटर हाइड्रेंट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, एंड इस कदर इम्पोर्टेंस है वाटर हाइड्रेंट की, ये हमारे हर कम्युनिटी के अंदर मौजूद होने चाहिए, बिकॉज इससे जो फायर फाइटर्स हैं उनका काम भी आसान हो जाता है, और जो भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो फायर रिलेटेड तो उसमें जो कैजुअलिटी के चांसेस हैं वो बड़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको हमें चाहिए कि हम प्रमोट करें, और जो हमारे बाकी इदारे हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर ख़ास गौर करें कि ये जो वाटर हाइड्रेंट्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंस है उसको इग्नोर ना करें। ऑलराइट जी, नाउ वी कैन कनेक्ट द होस विद द फायर व्हीकल, जो कि ऑलरेडी वाटर हाइड्रेंट के साथ कनेक्ट हो चुका है। वो चीज़ें हैं जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, ताकि आपको पता हो क्या सारे स्टेप्स हैं, क्या हार्डवर्क है जो सब चीज़ों के पीछे जाता है। लेकिन ये सब काम
चुटकियों के अंदर हो जाते हैं, पलक झपकते कर रहे होते हैं। इतनी एफिशिएंट ये टीम्स हैं। जो सेकंड होज है वो इस वक्त फायर व्हीकल की डिलीवरी आउटलेट को लगा के तो जो हमारा इंसिडेंट बिल्डिंग है उसकी तरफ लेके जाया जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने पानी का कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया। हाइड्रेंट से सप्लाई आई वाटर व्हीकल को, वाटर व्हीकल से सप्लाई जाएगी अब टुवर्ड्स द इंसिडेंट बिल्डिंग। कमांडर टू सेक्टर कमांडर 1, इंसिडेंट कमांडर टू सेक्टर कमांडर 1। एक होज हाइड्रेंट से कनेक्ट करके गाड़ी के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा होज गाड़ी से एफडीसी को कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह कांस्टेंट कम्युनिकेशन में हैं। वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इन केस देयर इज कोई हैजर्ड तो इंस्टेंटली उनको अपडेट कर दिया जाए। एक एक छोटी छोटी डिटेल की अपडेट जो है वो इंसिडेंट कमांडर्स आपस में शेयर कर रहे हैं और फिर बाकी टीम को उस तरह से इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जो वाटर होज है उसको अपने फायर व्हीकल में से निकाला। वाटर हाइड्रेंट हमने तलाश किया। वाटर हाइड्रेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर कमर्शियल या किसी रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद होनी चाहिए, जो कि किसी भी फायर के इंसिडेंट के वक्त काम आती है, फायर फाइटर्स के काम आती है। ये हमारी रिक्वेस्ट है तमाम इदारों को कि अगर कहीं फायर हाइड्रेंट्स मिसिंग हैं तो उनको ज़रूर इंस्टॉल किया जाए। इनकी जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर जितना भी एम्फसाइज़ किया जाए वो कम है। वंस वाटर हाइड्रेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, जब उसको तलाश कर लिया गया है, वाटर हाइड्रेंट को कनेक्ट किया जाएगा होज़ के साथ। वो होज़ कनेक्ट होगा बाद में आपके फायर व्हीकल के साथ और फिर उसका कनेक्शन लगेगा आपके उस फायर व्हीकल के कनेक्शन के साथ जो कि फर्दर आपका एक वाटर की सप्लाई देगा, जो कि हम अब यहाँ पर आके FDC के साथ लगाएंगे। FDC है फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन। ये कनेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हर कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए। ये एक SOP का हिस्सा है। इन केस ऑफ एनी फायर इंसिडेंट ये चीज़ वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। अब हम वाटर होस को इस FDC के अंदर कनेक्ट करेंगे, जिसकी सप्लाई तमाम फ्लोर्स के अंदर आगे से ऑटोमेटिकली मौजूद होगी। तो आइए देखते हैं आगे कैसे ये फर्दर कनेक्शन काम करता है। कनेक्ट हो गया, जैसे वाल ओपन करेंगे। Okay. और वाल ओपन करने के बाद ये 2 होजेस हमने लेआउट कर दिए। ओके। थर्ड होज हम इसको नीचे लेआउट करेंगे, किसी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। वो Okay. क्यों करेंगे? जिस फ्लोर पे हमने जाना है वहाँ से हम पुल करेंगे रोप के साथ। इस वक्त जो इंसिडेंट कमांडर हैं वो टीम रेडी कर रहे हैं। इस वक्त जिस टीम ने अब जो हमने एक्सेस बनाया था इंसिडेंट बिल्डिंग के अंदर उसको क्लियर किया है, तो अब वो टीम अंदर इंसिडेंट बिल्डिंग के अंदर जाएगी और फर्दर जो अपने एक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे। ये इस वक्त जो हमारी टीम है जो अब फर्दर एंटर करेगी इंसिडेंट बिल्डिंग के अंदर, ये SCBA पहन रहे हैं, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस। आप देख सकते हैं पीछे जो है वो सिलेंडर भी लगा है ताकि ये ब्रीथ कर सके उस एरिया में जहाँ पे ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक है या जहाँ पर फायर बहुत ज़्यादा है। तो हम इंसिडेंट बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुके हैं, 7th फ्लोर के अंदर मौजूद हैं। जो फायर होज है उसको रोप की मदद के तहत ऊपर लाया जा रहा है।
आपने देखा कि किस तरह हमने जो फायर फाइटिंग इंसिडेंट है उसमें हमने किस तरह फायर फाइटिंग की, और अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि एज अ विक्टिम अगर मैं ऐसी बिल्डिंग के अंदर फंस गया हूँ जहाँ पर आग लगी है तो मुझे किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा। और जी सो नाउ वी गोना डेमोन्स्ट्रेट कि एज अ विक्टिम जो कि इंसिडेंट जहाँ पे फायर लगी है उस बिल्डिंग के अंदर उसको कैसे रेस्क्यू किया जाता है। तो सबसे पहले जो हार्नेस है वो मुझे पहनाया जा रहा है बिकॉज हम इस वक्त 8th फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ से हम हार्नेस सिक्योर करके तो बी-ले मेथड के साथ 8th फ्लोर से नीचे जाएंगे। सो वी हैव टू मेक श्योर कि सारे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो कि 1112 की रेस्क्यू टीम बाकी हर उस चीज़ की तरह इंश्योर कर रही है कि सिक्योर हो। तो विक्टिम को जो बाकी सारे सेफ्टी मेजर्स हैं वो पहनाए जाते हैं, जिस तरह कि ये हेलमेट है, अब ये ग्लव्स भी हम पहन रहे हैं ताकि हर तरह से हम नीचे जो हैं वो हाई राइज बिल्डिंग से सेफली पहुंच जाए। ऑलराइट जी, सारे सेफ्टी चेक्स आर इन प्लेस। अब 8th फ्लोर से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और स्लोली ये लोग रोप को रिलीज़ करेंगे और मैं सेफली बड़े ही सिक्योर तरीके से, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कि 8th स्टोरी बिल्डिंग से किस तरह सेफली मैं इस हार्नेस, इस रोप जो इन डीरिंग्स के थ्रू इस हार्नेस में बंधी है लेके आ रहा हूँ। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है उन लोगों को जिनको हाइट फोबिया है, बट ट्रस्ट मी, जब आपकी जान एक जगह झोंकों में हो तो ऑब्वियसली आपको उस वक्त मेक श्योर करना है कि आप बड़े सेफली यहाँ नीचे आ जाएं। सो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम वन एंड टू द अदर बड़ा सेफली रेस्क्यू 1112 की टीम ने मेरे हौसले बुलंद करते हुए और मुझे सेफ़ फील कराते हुए जो सेफ़ लैंडिंग है वहाँ पर पहुँचा दिया है। फाइनली बड़ा सेफली बिले मेथड की मदद से जो रेस्क्यू 1112 की टीम है उन्होंने बड़ा सिक्योरली, बड़ा सेफली और बड़े हौसले बुलंद करते हुए जो है मुझे यहाँ पर भेजा है। क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि बेशक आग से जो विक्टिम है वो घबराया होता है, बट अक्सर औकात जो विक्टिम है वो जब इतनी हाइट पर उनको जब ये बताया जाता है कि अब उनको बिले करके नीचे लाया जाएगा तो अक्सर औकात वो मज़ीद घबरा जाते हैं। तो ये भी मेक श्योर करना बड़ा ज़रूरी है कि आप उनको बड़ा सेफ़, सिक्योर और उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि आप बड़े सेफली यहाँ से पहुँच जाएंगे। एंड रेस्क्यू 1112 टीम ने बिल्कुल उसी तरह मुझे सिक्योरली, सेफली एंड बड़े हौसले बुलंद करके यहाँ पर भेजा है। एंड एक एक चीज़ जो सेफ्टी चेक्स थे देवर इन प्लेस, हर चीज़ बड़ी टाइमली हुई एंड हमने देखा कितने एफिशिएंटली, क्योंकि ये पूरा एक सक्सेसफुल बिले था। एंड आपके सामने मैं यहाँ पर खड़ा हूँ
safe and secure. And that is the training of this amazing, hard-working Rescue 1122 team. And now we're on to our next adventures and missions at Rescue 1122 headquarters. तो हमारा जो नेक्स्ट मिशन है वो एक ऐसे सिनेरियो का है कि जिसके अंदर अगर किसी व्हीकल को खुदा न खास्ता अगर आग लग जाती है या व्हीकल इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड बाय फायर, तो किस तरह से जो रेस्क्यू 1122 की टीम है किस तरह से प्लान करती है, क्या उनका कोर्स ऑफ एक्शन होता है और किस तरह से उस सबको एग्जीक्यूट करती है। तो आइए ये मिशन देखते हैं। इस वक्त जो हमारी टीम है उसने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है अलॉन्ग विद द होज। आप देख सकते हैं कि बड़ा टैक्टफुली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि इसका जो वाटर प्रेशर है वो इंतहाई ज़बरदस्त और तेज़ होता है, विच इज़ वाई वी नीड टू बी स्ट्रांगली इंटैक्ट
सारे जो आपकी टीम होती है, जनरली फायर को जो है वो एक या दो साइड से अटैक किया जाता है। इस सिनेरियो में हम एक साइड से अटैक कर रहे हैं। जिस तरह कि मैंने बताया कि डिफरेंट व्हीकल्स के लिए और डिफरेंट सिनेरियोज़ के लिए हम डिफरेंट तरह के जो है वो सोर्स यूज़ करते हैं। कभी पानी, इस ऐसा सिनेरियो व्हीकल जिसके अंदर ऑयल भी हो एंड देन अगेन फ्लेम भी लगा हो, तो उसके अंदर फोम का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। अच्छा जी, हमने नोज़ल चेंज कर दिया है, फोम मेकिंग ब्रांच पाइप लगा दिया है, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें हमें फोम रिक्वायर्ड है। सो लेट्स डू दिस। तो जो हमारा सिनेरियो है उसमें जो हमारा व्हीकल है उसको आग लगाई जा रही है, उसको लाइट अप कर रहे हैं हम एंड वी ऑलरेडी जो हमारी पोजीशंस हैं वो सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। वाटर ऑन का सिग्नल दे चुके हैं हम, वाटर ऑन हो रहा है। हमारा टारगेट व्हीकल जो है उसकी तरफ हमारा निशाना है। प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा जोर रिक्वायर्ड है। अभी हमने देखा कैसे रेस्क्यू 1112 के बहादुर ऑफिसर ने, रेस्क्यूअर ने हमें ऑस्ट्रेलियन रिपेलिंग करके दिखाई। ऑस्ट्रेलियन रिपेलिंग कुछ रेस्क्यूअर्स को अपने मिशन में भी रिक्वायर्ड होती है, तो उस लिहाज से इनकी तमाम वो ट्रेनिंग कंप्लीट है जिसमें किसी भी तरह की ट्रेनिंग इन्वॉल्व हो सकती है। उन सब चीज़ों के लिए हमारे रेस्क्यूअर्स जो हैं वो इक्विप्ड हैं एंड वी आर प्राउड एंड वी आर ऑनर्ड कि हमारे रेस्क्यू 1112 के जो ऑफिसर्स हैं वो इतने वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड हैं। एंड वी आर ऑल्सो ऑनर्ड एंड हम्बल्ड कि हमें ये फ्लैग रिप्रेजेंट किया गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम अपने नेक्स्ट रेस्क्यू मिशन की ट्रेनिंग की तरफ पहुंच चुके हैं। ये उस मिशन की ट्रेनिंग है जहां पर अक्सर औकात रेस्क्यूअर्स को हाई राइज बिल्डिंग के बाहर से एग्जिट लेना होता है। मतलब कि ऐसी इमरजेंसी जिसमें अंदर से बिल्डिंग को एग्जिट नहीं किया जा सकता, वहाँ पर रेस्क्यूअर्स जो हैं वो रिपेलिंग का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग से बाहर आने के लिए। वो इमरजेंसी आग लगने की सूरत में भी हो सकती है, अगर बिल्डिंग के कोलैप्स होने का ख़तरा हो तो उसकी सूरत में भी हो सकती है। और इस तरह की कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो जिसमें बाहर का एग्जिट लेना हो तो हमारे रेस्क्यूअर्स जो हैं वो रिपेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इस वक्त हम उसी स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं जहां पर रिपेलिंग की ट्रेनिंग की जाएगी और आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड हैं किसी भी तरह की इमरजेंसी को डील करने के लिए। सो लेट्स डू दिस। हमने अपना क्लाइंब स्टार्ट कर दिया है लैडर से। ये इन्होंने एक इमरजेंसी प्रैक्टिसेस के लिए टावर बनाए हुए हैं यहाँ पर। ये जो टावर है जिस पर मैं इस वक्त चढ़ रहा हूँ इसकी हाइट है 100 फीट
100 फुट से हम लोग इस वक्त रिपेलिंग की ट्रेनिंग करेंगे। अच्छा, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं एक जंगला लगा हुआ है जो कि ऑब्वियसली सेफ्टी के लिए लगा है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप स्लिप होते हैं, कोई अगर रेस्क्यूअर भी ट्रेनिंग के दौरान स्लिप होता है तो इस जंगले में आके लग जाए। तो हम पहले स्टॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हम रुकेंगे और यहाँ से हम फिर नेक्स्ट पर क्लाइंब करेंगे जो कि हमें मज़ीद आगे ऊपर अपने जो फाइनल पॉइंट है इस टावर के वहाँ लेके जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इवन लैडर क्लाइंब करना भी इन इट सेल्फ ही एक ट्रेनिंग है जो कि आजकल रेस्क्यूअर्स को, फायर फाइटर्स को करनी पड़ती है। तो 100 फीट रोज़ ऊपर चढ़ना उतरना अपने आप में ही एक ट्रेनिंग है और जो असल रिपेलिंग है वो ये 100 फुट क्लाइंब करने के बाद स्टार्ट होगी। ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं एक और हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर हमने बनाई हुई है, रेस्क्यूअर्स ने बनाई हुई है और यहाँ से भी मज़ीद फायर फाइटिंग या रिपेलिंग की जाती है अलॉन्ग विद दिस टावर जिस पर अभी हम क्लाइंब करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट क्लाइंब स्टार्ट हो रहा है एंड जो क्लाइंबिंग की एक और टैक्टिक है कि आपने दोनों पाँव कभी भी एक उसके ऊपर स्टेप के ऊपर नहीं रखने हैं। सो राइट लेफ्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, इससे आपकी स्पीड भी मेंटेन रहती है, आपका मोमेंटम भी बना रहता है एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ द राइट वे टू क्लाइंब। आखिरी क्लाइंब सबसे ऊंचा है और सबसे डेंजरस है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग जिनको हाइट फोबिया उनके लिए शायद ये मुश्किल हो। तो तमाम रेस्क्यूअर्स को अपने सारे फियर्स, अपने सारे खौफ दूर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस मिशन। हमने 100 फीट की ऊंचाई जो है वो छू ली है। फाइनली हम इस हाई राइज टावर के ऊपर आ गए हैं जहाँ से रेस्क्यूअर्स जो है नॉर्मल रूटीन में अपनी ट्रेनिंग करते हैं। इस टावर को बनाया ही इस ट्रेनिंग के मकसद से है कि वो ऐसी इमरजेंसीज़ जिनके अंदर रेस्क्यूअर्स को हाई राइज बिल्डिंग से बाहर से एग्जिट लेना है, मतलब कि वो अंदर बिल्डिंग से स्टेयर्स या अंदर से कोई रास्ता यूज़ करके नहीं आ सकते। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसमें कोई स्मोक है या आग लगी हुई है या बिल्डिंग कोलैप्स होने का खतरा है, तो उस केस में जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको रिपेलिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है बिल्डिंग के बाहर से। और अभी हम उसी की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। जितनी ये एडवेंचरस और डेंजरस लग रही है, ये एग्जैक्टली वही सब चीज़ें हैं जो एक तो इनकी डेली की ट्रेनिंग की रूटीन का हिस्सा है और उसके साथ साथ ये वो ट्रेनिंग है जिसकी तहत ये लोग हमारी, आपकी, सबकी जानें बचाते हैं, अपनी जानें दांव पर लगाकर। हमें बड़ा फ़ख्र है एंड आई एम ऑनर्ड कि मुझे ये ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। सो लेट्स डू दिस। तो रिपेलिंग ऐसी जगहों पर यूज़ होती है जहाँ हाई राइज बिल्डिंग से नीचे जाना हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई खाई वगैरह है और वहाँ से कोई रेस्क्यू मिशन करना है, तो वहाँ पर ये यूज़ हो सकती है। सो डेफिनेटली इस वक्त आई एम अ बिट नर्वस बट एक्साइटेड एट द सेम टाइम। सो लेट्स डू दिस। I'm Ahmad Mir and this is Madventure. Very dangerous, very adventurous but really exciting. So ये वो डर खौफ है जो सारे रेस्क्यूअर्स को दूर करके नीचे जाना पड़ता है और हम अभी वही कर रहे हैं। काफ़ी हाइट हम नीचे अचीव कर चुके हैं। इट इज़ टफ, फिज़िकली काफ़ी एंड्योरेंस चाहिए आपको, हाथों की, पाँव की।
फाइनली जो ट्रेनिंग है कैसे तैसे करके वो हमने पूरी कर ली है। शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्ट था बिकॉज आई वॉज अ बिट नर्वस, हाइट काफ़ी ज़्यादा थी एंड बड़ी मुश्किल से जो है हमने नीचे का ये डिसेंट अचीव किया है। बट आई थिंक फर्स्ट टाइम 100 फुट की ऊंचाई से रिपेलिंग करने के लिए आई थिंक नॉट दैट बैड। ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा होगा कितनी ट्रेनिंग, कितनी कंसिस्टेंसी और कितनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए और मेंटल स्ट्रेंथ के सारे डर खौफ दूर करके ही आप ये मिशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें हमारे रेस्क्यूअर्स के अंदर मौजूद हैं और तभी वो आपकी, मेरी, हम सब की जानें बचाते हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंसिंग वंस अगेन रेस्क्यूअर्स के शूज़ में आके कि कैसा वो फील करते हैं और कितने फिज़िकल चैलेंजेस और मेंटल चैलेंजेस मौजूद होते हैं। एंड नाउ वी आर ऑफ टू आवर नेक्स्ट मिशन ट्रेन। हमने आप लोगों के साथ शेयर किया कि किस तरह रेस्क्यू 1122 हर उस सिचुएशन में, हर उस इमरजेंसी में मौजूद हैं जहां पर आज से पहले और कोई पाकिस्तान में आपकी मदद करने के लिए मौजूद नहीं था। और उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हर उस मिशन में, चाहे वो फायर फाइटिंग हो, चाहे उसमें आपने किसी स्मोक एरिया में से किसी को रेस्क्यू करना हो या कोई ऐसी इमरजेंसी हो जहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी है, जहाँ पे एम्बुलेंस की मदद की ज़रूरत है, हर उस मिशन के बाद जो उनका काम है वो वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। जो उनकी डीब्रीफिंग है वो काम के बाद स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर वो एनालाइज करते हैं कि आज किस तरह से उन्होंने कितनी देर के अंदर और क्या सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स थे उनको मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से जो अपना मिशन है उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया, क्या उसके रिजल्ट्स थे, क्या वो चीज़ें हैं जिस पे एक दूसरे को अप्रिशिएट किया जाए, क्या वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आगे लर्निंग ली जाए, किस तरह से आप फ्यूचर में जो अपने एरर्स हैं, आपके हाथ में हैं जिन चीज़ों का कंट्रोल, उनको किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं हर मिशन के बाद डीब्रीफ की जाती हैं। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और जो रेस्क्यू 1122 की प्लानिंग, उनका एक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उनका जज्बा एंड उसके बाद उनकी एग्जीक्यूशन इज़ never ending. We salute them, ladies and gentlemen. An amazing experience. Hats off and salute to this amazing team who risk each and everything to save you and bring you back with minimum casualties from any emergency. Rescue! हम हैं रेस्क्यूअर पाकिस्तान Find the